हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए जेट 2026 हिंदी साहित्य का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 100 MCQ प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। मित्रों, आपको बता दें कि जेट और यूजीसी नेट का सिलेबस दोनों का सेम है, इसलिए यह क्लास आपके यूजीसी नेट पर आधारित है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 3 प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। चलिए इनकी हम व्याख्या को देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास क्रम निम्नवत है: ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि यह प्राचीनतम लिपि है। इसके नमूने बस्ती जिले के पिपराला नामक स्तूप से प्राप्त हुए हैं। साथ ही अजमेर के बडली नामक गांव से भी कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि नामकरण के बारे में प्रमुख तथ्य इस प्रकार है: ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। गुप्त लिपि बाद में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की गई लिपि गुप्त लिपि के नाम से जानी जाती है। गुप्त लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुआ है। गुप्त लिपि का समय 4 से 5वीं सदी के बीच माना जाता है। कुटिल लिपि कुटिल लिपि का एक अन्य नाम सिद्धमानिका या सिद्ध मात्रिक लिपि भी कहते हैं। इसे उत्तरी लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। इस लिपि का प्रारंभ बिंदु भारत को ही माना जाता है। कुटिल लिपि को भारत में विकट अक्षर भी कहते हैं। डॉक्टर बुलर ने इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि या सिद्धमात्रिक लिपि से हुआ है। इसका विकास 9वीं सदी के आसपास माना जाता है। देवनागरी के नामकरण के संबंध में निम्नवत तथ्य प्रचलित है: पहला, नगरों में वहवत होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। दूसरा, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण किया गया। तीसरा, पाटलिपुत्र को नागर तथा चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण हुआ। चौथा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह अक्षारिक लिपि है। प्रश्न संख्या दूसरा, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। सभी वर्गों के 5वें वर्ण है। अनुनासिक वर्ण ए है, यानी 5 पंचम अक्षर भी कहे जाते हैं इसे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगी का कहना है कि सभी पंचम वर्णीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वर का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी व्यंजन वर्णों की श्रेणियां निम्नवत है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस व्यंजन अंतस्य राला वा। उष्म व्यंजन सा सा सा। संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा और श्रे। देगो व्यंजन डा और ढा, लेकिन नीचे दोनों में बिंदी होना चाहिए। अनुस्वर और विसर्ग। प्रश्न संख्या तीसरा, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति के गठन
किया गया 1957 ईस्वी में। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया। इस संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इस समिति में अपने प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया। प्रश्न संख्या 4, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? ऑप्शन सी भदोरी, बन्नाफरी, खटोला। बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं भदोरी, बन्नाफरी, खटोला। बुंदेली बोली का विकास और सैन्य अपभ्रंश से हुआ है या ओकार बहुला बोली है। बुंदेली बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जलौन, हमीरपुर और बांदा तथा मध्य प्रदेश को ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखरी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर और भोपाल में बोली जाती है। आलाखंड बुंदेली में रचित है। प्रश्न संख्या 5, यूरोप में बिहारी सतसाई के समकक्ष कोई रचना नहीं या कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। यूरोप में बिहारी के समकक्ष कोई रचना नहीं या जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। शेष अन्य लेखकों का कथन निम्नवत है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, अधिक प्रबंध कब एक विस्तृत वर्णस्थलीय है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। डॉक्टर नागेंद्र का कथन, बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। प्रश्न संख्या 6, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी वांग्मय के इतिहास में संत साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। उसकी सरिता का वह प्रमुख मूल स्रोत है जो उसके आदि कालीन अपभ्रंश रूप से निरंतर प्रवाहित होता आया है। नंदलाल वाजपेयी के अनुसार कबीर महात्मा थे और उनके द्वारा साहित्य में पूत भावनाओं का समावेश हुआ। कवि के विचार से उन पूत भावनाओं का उत्कर्ष चाहे अधिक ना हो, पर इससे उनका महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता। प्रश्न संख्या 7, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन सी देवीशंकर अवस्थी। व्याख्या को देखेंगे। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक देवीशंकर अवस्थी है। शेष दिए गए अन्य लेखक उनकी पुस्तकें निम्नवत हैं। लेखक पुस्तकें, नामवर सिंह कहानी नई कहानी, राजेंद्र यादव कहानी स्वरूप और संवेदना, भैरव गुप्त कहानी एवं नव वर्षांक। प्रश्न संख्या 8, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है अंधा युग। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक अंधा युग है। यह गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ। इस नाटक के लेखक धर्मवीर भारती है।
इस नाटक में युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का चित्रण किया गया। इस नाटक का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण के मृत्यु तक के समय का वर्णन किया गया है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का अन्य नाटक है। शेष नाटकों का विवरण निम्नवत है। नाटक समय और लेखक या नाटककार: शक विजय 1949 उदय शंकर भट्ट, पाला राजा 1969 जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 9, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। इस उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? निस्सहाय हिंदू से। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशन न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति निस्सहाय हिंदू उपन्यास से संबंधित है। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी की रचनाकार श्री राधाकृष्ण दास है। यह उपन्यास मूलतः गो वध निवारण के दृष्टिकोण से लिखा गया है। शेष अन्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। उपन्यास समय उपन्यासकार: वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद, भाग्यवती 1877 श्रद्धा राम फुलोरी। प्रश्न संख्या 10वां, लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है। ऑप्शन सी अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। लक्षणा मूला ध्वनि का भेद अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के 2 भेद किए हैं। पहला अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि। दूसरा विवक्षित न्यायपर वाच्य ध्वनि अथवा अविदा मूला ध्वनि। ध्वनि के भेद: अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसे लक्षणा मूला ध्वनि कहते हैं, और विवक्षित न्यायपर वाच्य ध्वनि जिसे अविधा मूला ध्वनि कहते हैं, अर्थात ध्वनि का 2 भेद। आगे देखेंगे। उसके बाद लक्षणा मूला ध्वनि का 2 भेद हुआ, अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और नृत्य अस्कृत वाच्य ध्वनि। अविधा मूला ध्वनि का भी 2 भेद है, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि। अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि: जिस ध्वनि से वाच्य अर्थ अपना पूर्ण तिरोभाव न करके अपना अर्थ रखते हुए भी अन्य अर्थ में संक्रमण करता वह अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। जैसे यह घर अच्छा है। यहाँ पर घर का तात्पर्य केवल घर ही नहीं, कुल समृद्धि संपत्ति आदि सबसे है, जो उपादान लक्षणा से निकलता है। प्रश्न संख्या 11, भाभा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? वक्रोक्ति को। भाभा ने समस्त अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को माना है। भाभा मूल रूप से अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे। इनके अलंकार संबंधी रचना काव्य अलंकार है। इसी ग्रंथ में भाभा ने वक्रोक्ति की परिभाषा निम्नवत की है: लोक अतिक्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक संसार की सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न वक्रोक्ति है। वे लिखते हैं कि सर्वत्र वक्र अर्थ की शोभा पाते हैं, इसी से कविता होती है और इसके बिना अलंकार ही नहीं हो सकते। शेष अन्य अलंकारों का विवरण निम्नवत है। उपमा अलंकार या अर्थ अलंकार का प्रमुख भेद है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु के रूप
गुण संबंधी विशेषता स्पष्ट करने के लिए दूसरी परिचित वस्तु से जिसमें वे विशेषताएं अधिक प्रत्यक्ष है उसकी समता की जाती है। उपमा के चार प्रमुख अंग है: उपमेय, उपमानवाचक शब्द और धर्म, जैसे पिपर, पात, सरिस, मंडोला। रूपक अलंकार: उपमेय का उपमान का भेद रहित आरोप ही रूपक अलंकार है। जैसे उदित, उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यमक अलंकार: यह शब्द अलंकार का एक प्रमुख भेद है। जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। जैसे तो परवारो उर्वासी, सुनी राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वासी है, उर्वासी समान। श्री प्रश्न संख्या 12वां, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? सन 1893 ईस्वी में। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन सन 1893 ईस्वी में हुआ। इनका ज़्यादातर समय बनारस काशी में बीता। सन 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। इनका एक कथन अत्यंत प्रसिद्ध है: यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसने बच्चों को उनकी माँ से अलग करवा दिया। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरों के दुख दूर करके करूँगी और सब अनाथ एवं असहाय बच्चे की माँ बनूंगी। इनका जन्म लंदन शहर में 1847 ईस्वी में हुआ था। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रास्त्र का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? रामकृष्ण परमहंस। प्रसिद्ध चिंतक एवं संत रामकृष्ण परमहंस ने धर्म को शास्त्रास्त्र का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया। उनका जन्म बंगाल के कमार पुकुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। रामकृष्ण कहते हैं कि वे कामनी, कंचन, ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। जैसे अन्य समाज सुधारकों का परिचय, संस्थापक, संस्था और स्थापना वर्ष। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज 1828, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज 1875, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज 1867, देवेंद्र ठाकुर, तत्वबोधिनी सभा 1839, ज्योतिबा बाई फुले, सती शोधक समाज 1873। प्रश्न संख्या 14, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया। यह कथन किस लेखक का है? प्रेमचंद का है। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इन नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया। यह कथन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। प्रश्न संख्या 15, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार शुद्धावर्षन। समाचार शुद्धावर्षन हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। इसका संपादन श्याम सुंदर सेन ने किया। इसका प्रकाशन 1854 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। अन्य समाचार पत्र इस प्रकार है। समाचार पत्र संपादक, प्रकार, वर्ष, स्थान। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह, साप्ताहिक 1845 ईस्वी काशी। अवध अखबार उर्दू में मुंशी नवल किशोर, दैनिक 1858 ईस्वी लखनऊ।
उदंत मारतंड पत्रिका, जुगल किशोर, साप्ताहिक 1826 कलकत्ता। बंगदूत पत्रिका, राजा राम मोहन राय, साप्ताहिक 1829 कलकत्ता। प्रजा हितैषी पत्रिका, राजा लक्ष्मण सिंह, 1855 ईस्वी, आगरा। प्रश्न संख्या 16, आषाढ़ी वीणा कविता में प्रियवंद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? वज्रकीर्ति। आषाढ़ी वीणा कविता में प्रियवंद ने वज्रकीर्ति को वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। आज्ञा काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में संकलित आषाढ़ी वीणा एक लंबी कविता। इसका मूल भाव काव्य सृजन है। आज्ञा का अन्य काव्य संग्रह भागीरथी 1933, चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरिघास पर छनबर 1949, बाबरा हैरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, कितनी नावों में कितनी बार 1967, सागर मुद्रा 1970। पहले में सन्नाटा बुनता 1973, नदी की बाग पर छाया 1981। प्रश्न संख्या 17, सूर्यदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? उद्धव। सूर्यदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी उद्धव की ओर संकेतित है। उपर्युक्त पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ ब्रह्म गीत सार से है। सूर्यदास द्वारा रचित ग्रंथ सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूर्यदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। प्रश्न संख्या 18, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? दोहा में। शासन की बंदूक कविता दोहा छंद में है। नागार्जुन कृत शासन की बंदूक 1966 ईस्वी कविता युगधारा 1953 ईस्वी कवि संग्रह में संकलित है। नागार्जुन के अन्य कवि संग्रह सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्म अंकुर 1971। तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जुतियों का कोरस 1983। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 19, सुनी है के नाही या प्रगट कहावती जो कहू कल पाए हेसु के कल पाया है। गणानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। सुनी है के नाही या प्रगट कहावती जो काहू कल पाए है सु के कल पाए है। उपायुक्त घनानंद की इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। संदेह अलंकार रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे वंदन सुधा निधि जानिके तू संग फिरियो चकोर, वंदन की दो या सितकर की दो कमल भये मोर। भ्रांतिमान अलंकार रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु का चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वह भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जैसे परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरी कुसुम पलाश ढली ताको पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। सलेश अलंकार जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ सलेश अलंकार होता है। जैसे मेरे भाव बाधा हरो
राधा नगरी सोई, जातन के झाई परे, श्यामु हरित दूती होए। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। सभी संथालों को दामुल होज हो गया मेला। आंचल उपन्यास में इस वाक्य में दामुल होज का अर्थ है आजीवन कारावास। सभी संथालों का दामुल होज हो गया है मेला। आंचल उपन्यास में इस वाक्य में दामुल होज का अर्थ है आजीवन कारावास है। हरीश्वरनाथ रेणुकृत मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। इसमें पूर्णिया जिले के मेरेगंज गांव की कथा है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास है परति परिगथा 1957, दीर्घतप्पा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। प्रश्न संख्या 21। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? राग दरबारी। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन राग दरबारी उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य उपन्यास से शून्य घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पाला पड़ा 1976, विश्रामपुर का संत 1998, मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी 1971, महाभोज 1979। काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन प्रभु, महुआ, चरित्र। रुद्रनाथ सिंह के उपन्यास आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो, अंधकारमय आदि। प्रश्न संख्या 22। वतन की फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? तमस में। वतन की फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में। उपायुक्त छंद तमस उपन्यास में आया है। विश्व सारणीकृत तमस उपन्यास 1973 भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका की त्रासदिक अंकन है। इनके अन्य उपन्यास झरोखे 1967, कड़िया 1970, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। जबकि झूठ सच यशपाल का जिंदगी नामा कृष्ण सुबाती का तथा राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 23। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद उन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। यह कथन किस चरित्र का है? महामाया भैरवी का। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद उन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। यह कथन महामाया भैरवी का है। बनभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें प्रेम का उदंतीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। इसके प्रमुख पात्र बाणभट्ट, निपुणिका, नियोनिया, अघोर, भैरव, भटनी, महामाया। प्रश्न संख्या 24। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कही चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी
बहुत मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? पिता कहानी से। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद है, कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूत तो कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन पिता कहानी से उद्धृत है। ज्ञान रंजन की प्रमुख कहानियाँ पिता, घंटा, बाह्य गर्मन, सीमाएँ। जिनेंद्र की कहानियाँ स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी। आगे की कहानियाँ रोज, जिसे ग्रेगिन भी कहते हैं, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमते तत्र देवता, नारंगिया, पुरुष का भाग्य, कमलेश्वर की कहानी संग्रह, राजा निर्वसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक आदि। प्रश्न संख्या 25। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चिप प्रसन्न हो गए? फुलकारी। माँ के हाथ से बनी फुलकारी कला को देखकर चिप प्रसन्न हो गए। विश्व ने कृत चिप की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य माध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता और बदलते संबंधों की विडंबना का वास्तविक चित्रण है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह, भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वंचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि जय मैया सरस्वती आरजी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय, हे मैया हमरा पर होखू सहाय। नौनवा चटाई कहे नहीं मारली, सॉरी घर आ डी, सज्जन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है। अर्थात ऑप्शन ए नहीं है, जबकि बी और सी और डी या तीनों तीसरी कसम कहानी का गीत है। निम्नलिखित में से नन्हे नन्हे दतवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया गीत तीसरी कसम कहानी से नहीं है, जबकि अन्य सभी गीत तीसरी कसम कहानी में है। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, ठेस, पंचलाइट, रस प्रिया, लाल पान की बेगम तथा तीन बिंदिया, फणीसराथ रेणु की कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 27। सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ ने अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। प्रश्न संख्या 28। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व की सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त
नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया? पौर्णिमा दत्त के द्वारा। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद पौर्णिमा द्वारा कहा गया। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक के प्रमुख पात्र पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, देवसेना, विजया, मातृगुप्त, सर्वनाग, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, खिंगिल, मुदगल आदि। जयशंकर के अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि। प्रश्न संख्या 29 से निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि एलिस, लीला और नीला यह तीनों है। जयमाला चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित पात्र नहीं है, जबकि एलिस, लीला तथा नीला चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित पात्र है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी नाटक का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सलीकस का प्रभाव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, चाणक्य, शकटारसी, हरण, आम्बिक, राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी। प्रश्न संख्या 30। एक निर्देशक के दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। कथन किसका है? ओम शिवपुरी का। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपायुक्त कथन ओम शिवपुरी का है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी नाटक मोहन राकेश का। इसके अन्य नाटक 60 का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, जो कि अधूरा है। प्रश्न संख्या 31। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा? ऑप्शन सी, अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया। जिनकी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले, हम सब उनके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया। उपेंद्र नाथ अशोक के प्रमुख नाटक लक्ष्मी का स्वागत 1935, जयपराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1955, कैद, उड़ान आदि। प्रश्न संख्या 32। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपायुक्त कथन निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ता है? पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपायुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। उपायुक्त कथन कुबेर नाथ राय के निबंध उत्तर फाल्गुनी से उद्धृत है।
कुबेरनाथ राय, रस, धर्म, ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह निम्नवत है: प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद, निषाद बांसुरी, पद्म मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मराल, अंधकार में अग्निशिखा आदि। प्रश्न संख्या 33, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? मजदूरी और प्रेम। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुमारीपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन मजदूरी और प्रेम निबंध से उद्धृत है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे जो निम्नवत है: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। जबकि कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का तथा संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का निबंध है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जबकि फिर बेतलवा डाल पर, गवये गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, यह तीनों है। हर बारिश में विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं, बल्कि यह निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निर्मल वर्मा का अन्य निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति का क्षेत्र 1991, आदि अंत और आरंभ 2001, जबकि फिर बेतलवा डाल पर, गवये गंध गुलाब तथा उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय के निबंध है। प्रश्न संख्या 35, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जबकि अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, यह तीनों है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में शीर्ष के फूल निबंध का उल्लेख नहीं है। जबकि अशोक के फूल, विचार और वितर्क तथा मेघदूत, एक पुरानी कहानी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध का उल्लेख संस्कृति और सौंदर्य निबंध में है। प्रश्न संख्या 36, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? ऑप्शन बी ललित गद्य का नहीं करते, जबकि लेख, गद्य, प्रबंध और निबंध का करते हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए ललित गद्य पद का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि लेख, गद्य, प्रबंध तथा निबंध शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 37, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नर्क की कल्पनाओं को लेकर। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? संस्कृति के 4 अध्याय में। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नर्क की कल्पनाओं को लेकर। उपर्युक्त कथन संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसे 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरी तिब्बत यात्रा 1973 ईस्वी, राहुल संस्कृति यान की यात्रा साहित्य, इसके अन्य यात्रा साहित्य, किन्नर में और चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास आदि। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर का जीवनी विधा की रचना है। क्या बोलो क्या याद करो 1969, नीड का निर्माण, फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा युग,
क्रमशः 4 भागों में है। प्रश्न संख्या 38, ठाकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है? स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा कृत ठाकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में संकलित है। इसके अन्य रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941, मेरा परिवार 1972, पथ के साथी 1956, महादेवी वर्मा का संस्मरण विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 39, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? व्यास के बाद। शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से विष्णु प्रभाकर ने लिखा, जिसे लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। प्रश्न संख्या 40, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था अम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया, यह कथन किसका है? तुलसीराम का। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान या अम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया, उपर्युक्त कथन तुलसीराम का है। दलित आत्मकथा का तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखा। मोरैया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 द्वितीय भाग। प्रश्न संख्या 41, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ऑप्शन बी, सी और डी। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। नागरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। यहाँ पे ऑप्शन ए में अगर नहीं हटा देते तो यह भी सही हो जाता है, ऑप्शन ए में भी नहीं हटा देते तो यह भी सही हो जाता। चलिए व्याख्या, इसका उत्तर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। पहला, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। दूसरा, नागरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। तीसरा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। चौथा, देवनागरी लिपि अक्षरिक है। पांचवा, देवनागरी में प्रत्येक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ। सातवां, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी के एक शिला लेख में हुआ है। प्रश्न संख्या 42, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैमनस्य मिलता है। उत्तर ऑप्शन ए, बी और ए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण आई आओ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर आए आओ के रूप में उच्चारित होते हैं। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परिसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता। उत्तर ऑप्शन डी।
चलिए व्याख्या को देखेंगे। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित में से विषमता मिलती है जो इस प्रकार है। पहला, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण एक की जगह आई और ओ के जगह आओ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए के जगह अय और ओ के जगह आओ के रूप में उच्चारित होता है। तीसरा, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परिसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता। ध्वनि के स्तर पर अवधि आक्रांत है जबकि ब्रज ओक्रांत है। ब्रज भाषा शौरसेनी आवरण से विकसित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है जबकि अवधि अर्धमगधी आवरण से विकसित पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनना है। चलिए सही विकल्प को देखेंगे। ऑप्शन ए, बी और ए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रेदास द्वारा की गई। कबीर की परिचायी में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। दद्दू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों का आधार पर उपयुक्त विकल्प इस प्रकार है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रेदास द्वारा की गई। कबीर परिचायी में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित उल्लेख किया है। दद्दू के समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। जम्भनाथ का जन्म 1451 और मृत्यु 1527 ईस्वी नागौर में हुआ। इनके गुरु बाबा गोरखनाथ थे। अलख दरीबा सत्संग स्थल दद्दू पंथ से संबंधित है। दद्दू पंथ के प्रवर्तक दद्दू दयाल है। प्रश्न संख्या 44, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर ऑप्शन ए, बी और ए। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया। रघुवंश की हरे घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथन सही है जो इस प्रकार है। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। गगनगिल कृत अवाक में कैलाश मानसरोवर यात्रा वृत्तांत का चित्रण किया है। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संस्कृत द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 45, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। चलिए देखते हैं। उत्तर में ऑप्शन ए, बी और डी होगा। अशक का नाटक कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप के बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ। प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनके हम व्याख्या को देख लेते हैं। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्नलिखित तथ्य हैं। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। बच्चन सिंह के अनुसार अशक पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावों के साथ जोड़ा। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा 1969 ईस्वी अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ। इस नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है न ऐतिहासिक न अर्थवादी, या तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अन्याय उक्ति का मंचीय रूप है। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह, या दोनों नाटक एक ही वर्ष 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 तथा अंतिम नाटक ध्रुवस्वामी 1933। इनके अन्य नाटक कल्याणी, परिणय 1912, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931। प्रश्न संख्या 46, रिपोर्ट ताज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर में ऑप्शन ए, सी और डी। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। इलिया एरनबोर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 ईस्वी से आरंभ हुई। उत्तर ऑप्शन बी। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। इलिया एरनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 ईस्वी में आरंभ हुई। बांग्ला के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रंगे राघव द्वारा तूफानों के बीच 1941 ईस्वी के लिए लिखित रिपोर्टाज अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1897 ईस्वी प्रिंस ऑफ वेल्स की
भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। मित्रों, आज तो हमें कॉलेज जाना है, इसलिए आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करना थोड़ा सा ज़रूरी पड़ गया, इसलिए जो बचे हुए प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। आज हमें कॉलेज जाना है। हरि ओम।